अमीर बनने की, सरल व साधारण लोगों को भी शेयर बाजार से बड़ी कमाई करने का अधिकार है। इस पुस्तक का उद्देश्य उन्हें बुनियादी जानकारी देना है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। अगर आप इक्विटी इन्वेस्टिंग में अपने हाथ जला चुके हैं तो इस पुस्तक से आपको अपने ज्ञान को विस्तार देने में मदद मिल सकेगी। इन्वेस्टोनॉमी को लिखने का उद्देश्य निवेशकों को शेयरों में निवेश के बुनियादी नियमों से अवगत करवाना है। इस पुस्तक में उन बुनियादी रणनीतियों और नियमों का खुलासा भी किया गया है, जिनको निवेशकों को शेयरों को चुनते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। इस पुस्तक को पूरी तरह पढ़ना सुनिश्चित करेगा कि पाठक यह भलीभांति सीख जाएंगे कि शेयरों में सफलतापूर्वक किस तरह निवेश करा है। इस पुस्तक में प्रसिद्ध मिथकों को तोड़ा गया है, जैसे एस्टरिस्क सफल शेयर निवेशक बनने के लिए आपको सांख्यिकीविद, गणितज्ञ या फाइनेंशियल गुरु होना चाहिए। शेयर बाजार जुआ खेलने जैसा है। शेयर विश्लेषण सीखना चुनौतीपूर्ण है, जिसके लिए किसी पेशेवर की मदद लेना आवश्यक है। आपके लिए इन्वेस्टोनॉमी क्यों प्रासंगिक है? मुझे लगता है कि आप जीवन में धनवान होना चाहते हैं। मेरा मतलब है कि ऐसा कौन होगा जो काफी अमीर नहीं होना चाहेगा। अगर आप ऐसा नहीं सोचते तो कृपया अपने में ज्यादा कमाई की ललक जगाएं और आगे पढ़ना जारी रखें। अब जब आप अपनी बड़ा रिटर्न पाने की प्यास को बुझाने के लिए उपलब्ध विकल्पों को तलाशते हैं तो अंततः आप अन्य बहुत से लोगों की तरह शेयर बाजार में बाजी लगाते हैं। चूंकि आपका धन दांव पर लगा है, इसलिए आप अतार्किक होकर सकारात्मक रिटर्न की उम्मीद लगा लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बाजार आपके अनुकूल नहीं जाता और आप अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। इससे आपका दिल टूट जाता है और आप शेयर बाजार में निवेश पर विश्वास खो देते हैं। लेकिन तभी किसी दोस्त की सुनाई शेयर बाजार से कमाई की छोटी सी कहानी शेयरों में निवेश की आपकी बुझती इच्छा को फिर हवा दे देती है। आप फिर से प्रयास करने का साहस जुटाते हैं और जब पुनः नुकसान होने लगता है तो आप भयभीत हो जाते हैं। उस वक्त आप कैसा महसूस करते हैं? धोखा, निराशा, नुकसान। शेयर निवेश से संबंधित हर समस्या से परिचित होने के कारण मेरे दिमाग में ऐसी पुस्तक लिखने का विचार आया, जिससे शेयर निवेश से धनवान बनने की सही सोच रखने वाले हर संभावित निवेशक को मदद मिल सके। मेरा इस पुस्तक को लिखने का एकमात्र उद्देश्य उस एकल निवेशक को सशक्त बनाना है, जिसने कभी शेयरों में निवेश को नहीं आजमाया है या प्रयास करने पर विफल रहा है। इन्वेस्टोनॉमी का उद्देश्य आपको उस साधन के बारे में बताना है, जिससे आप सही मंशा के साथ निवेश करके शेयर बाजार से काफी धन कमा सकें। मैं ऐसी बहुत सी कहानियों से ठोकी था कि किस तरह शेयर बाजार में भोले भाले निवेशकों को मूर्ख बनाया जाता है, जिससे वे अपनी मेहनत से कमाई बचत खो देते हैं। आपका अधिक समय न लेते हुए यहाँ मैं दो बेहद दुखद प्रसंग बताना चाहूंगा। शेयर फ्रॉड का एक शिकार बेंगलुरु का युवा पेशेवर था, जिसे एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी डिसेप्टिव ब्रोकर्स प्रा.ली. स्वदेशीय परिवर्तित नाम ने मूर्ख बनाया। इस कंपनी ने अपने प्रतिष्ठित स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी होने का दावा करते हुए एक योजना प्रस्तावित की, जिसमें 40,000 रुपए निवेश करने थे। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म का दावा था कि कुछ ही महीनों में यह निवेश दोगुना हो जाएगा। इस सौदे से मोहित होकर पीड़ित ने निवेश कर दिया, लेकिन जल्द ही कंपनी ने भोले भाले शिकार से बाजार चढ़ने पर अधिक लाभ मिलने की बात कहकर और अधिक निवेश करे के जाल में फंसा लिया। बेचारा युवा निवेशक इस कारोबार में होने वाली फ्रॉड गतिविधियों से अनजान था। अंत तक उसने 4 लाख रुपए निवेश कर दिए थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसे इस निवेश से कुछ लाभ हो जाए। 2. एक और दुखद कहानी एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक की है, जिनसे एक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म ने संपर्क किया था। फर्म ने उनसे वादा किया कि शेयरों में छोटे निवेश से वे अपनी पेंशन पूंजी को बढ़ा सकते हैं। शिकार ने सोचा कि आय बढ़ जाए तो उनके लिए बुढ़ापा गुजारना आसान हो जाएगा। अतः उन्होंने एक योजना में निवेश कर दिया। पॉलिसी के अनुसार कंपनी हर माह उनकी पेंशन का 20% निवेश करेगी, जिससे अच्छा रिटर्न हासिल हो सके। जब 2 महीने बाद निवेशक ने फर्म से तब तक किए निवेश के सबूत मांगे तो कंपनी बहाने बनाने लगी। बेचारे पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार रही। इन 2 घटनाओं ने मुझे प्रेरित किया कि मैं उन रिटेल निवेशकों के साथ अपने शेयर निवेश से जुड़े प्रत्यक्ष अनुभव साझा करूं, जो इन कथित शेयर सलाहकार फर्मों के लुभावने सौदों के प्रस्तावों का शिकार बन जाते हैं। अपने आसपास के इन्हीं मासूम लोगों की मदद के प्रयास का परिणाम इस पुस्तक का लिखा जाना है। इस पुस्तक की सभी सामग्री, जिसमें फॉर्मूले, अवधारणाएं, उदाहरण अथवा उल्लेखित चार्ट या ग्राफ शामिल हैं, विश्वसनीय स्रोतों से लिए गए हैं। हमने अपने आप को इस पुस्तक में जितना संभव था, उतनी शुद्धता व सटीकता से अभिव्यक्त किया है और यदि कोई त्रुटि होती है तो वह साभिप्राय नहीं, बल्कि दुर्घटनावश है। इस पुस्तक में शेयर निवेश के तरीकों को पूरी ईमानदारी व निष्पक्षता के साथ बताया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य आपको लाभ पहुंचाना है। पाठकों को हमारी गंभीर सलाह है कि निवेश से पहले अच्छी तरह पड़ताल करें, क्योंकि पैसा पेड़ पर नहीं उगता। और हम, बतौर लेखक, यहाँ हमारी साझा की गई जानकारी के उपयोग द्वारा निवेश से हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
आभार, आप मार मानने से हमारे पास जो है वही पर्याप्त हो जाता है। किसी अज्ञात व्यक्ति की यह उक्ति मेरे लिए, खासतौर पर इस पुस्तक को पूरा करने के लिहाज से, काफी मायने रखती है। मैंने निवेश संबंधी हर तरह की बुनियादी बातों, मतों, सिद्धांतों और तकनीकी ज्ञान को आजमाया, जो मैं बीते वर्षों में सीख सका और लागू कर सका। मेरे माता पिता एवं मार्गदर्शकों और उन अनेकानेक लोगों के आशीर्वाद के बिना यह पुस्तक संभव नहीं हो पाती, जिन्होंने इसे संभव बनाने के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया। इस पुस्तक को अपना अंतिम आकार रतनदीप सिंह व चांदनी अग्रवाल के कठोर संपादन और प्रूफरीडिंग से हासिल हुआ। पांजुल अग्रवाल व उर्वी कोटक ने भोगपूर्ण तकनीकी सुझाव दिए। देव विश्वकर्मा और मोहित मालवीय के रचनात्मक चित्रांकन डिजाइनों के अभाव में इसे पढ़ना थोड़ा उबाऊ हो जाता। प्रिया जैन का धन्यवाद, जिन्होंने इस पुस्तक के लिए विशिष्ट सुझावों के साथ ही नैतिक समर्थन भी दिया। निवेश, मेरे जीवन की सबसे सुखद दुर्घटना। मैं यहाँ आपको यह कहानी केवल यह बताने के लिए साझा कर रहा हूँ कि जब मेरे जैसा शेयर निवेश की पृष्ठभूमि न रखने वाला गैर अनुभवी व्यक्ति इतनी ज्यादा कमाई कर सकता है तो आप क्यों नहीं। कुछ साल पहले मेरे पिता ने मुझे जन्मदिन पर टीवीएस वेगो भेंट किया, लेकिन इससे अच्छी चीज उन्होंने मुझे शेयरों में निवेश करने के लिए 20,000 रुपए भी दिए। नौसिखिया होने के कारण मैंने भावुक फैसला लेते हुए टीवीएस मोटर्स के शेयर खरीद लिए। मैं भाग्यशाली रहा कि इस सौदे में मैंने अच्छा मुनाफा कमाया। इससे मेरा रुझान बढ़ा। इसके बाद मैं शेयरों में और अधिक निवेश करने लगा और मेरी निवेश यात्रा शुरू हो गई। पहली ही बार में सफलता का स्वाद चख लेने से मैं शेयर निवेश की कला में माहिर होने के अति आत्मविश्वास से भर गया। लेकिन अगले 2 निवेश में भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने क्रमशः 200 रुपए और 30 रुपए के शेयर खरीदे। आज उनका मूल्य क्रमशः 0 रुपए और 3 रुपए है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि टीवीएस मोटर्स में मेरी सफलता का कारण और कुछ नहीं, केवल शुरुआती सौभाग्य था। वैसे, क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति दावा करे कि उसे शेयर बाजार में कभी नुकसान नहीं हुआ, वह या तो झूठा है या उसने कभी निवेश किया ही नहीं है। केवल नुकसान होने पर ही आप सीख पाते हैं। सन 2005 में मैं कानून की पढ़ाई कर रहा था। मेरे पिता का मानना था कि केवल कानून का कोर्स ही अच्छे कैरियर के लिए काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने मेरा दाखिला कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में भी करवा दिया। एक दिन CS इंस्टीट्यूट से रोजाना भेजी जाने वाली दर्जनों ईमेल्स में से एक ईमेल में एक इंस्टीट्यूट विशेष का जिक्र था, जिसका नाम था NISM 85। जब मैंने पहले पहल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट NISM के बारे में सुना तो बहुत रोमांचित हुआ कि ऐसा भी इंस्टीट्यूट मौजूद है जो पूरी तरह सिक्योरिटी मार्केट को समर्पित है। अतः मैंने NISM से स्टॉक इन्वेस्टमेंट में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया। आगे दशक तक संघर्ष करने के बाद आखिर मैंने अपने दिल की आवाज सुनी और मुझे समझ आ गया कि मैं इसी के लिए बना हूं। मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पढ़ना इतना ज्यादा पसंद था कि मैं दिन भर बैठा इसी के बारे में पढ़ता रहता। शेयर बाजार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के अपने सतत प्रयास से मैं लगातार सीखता रहा। जल्दी ही मैंने शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स निवेश पर अपना YouTube चैनल शुरू किया। चैनल प्रांजल कामरा नाम से आरंभ करने के 1 साल बाद मैंने अपनी कंपनी फिनोलॉजी वेंचर्स प्रा.ली स्थापित की, जो छत्तीसगढ़ की पहली सेबी 5487 रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार कंपनी है। शेयर बाजार, बड़े सपनों का प्रवेश द्वार। आपने अपने किसी दोस्त को कहते सुना होगा कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अपना कपड़ों का व्यापार शुरू कर पाता, या काश मेरे पास रेस्टोरेंट खोलने लायक पैसे होते। ऐसी अभिलाषाओं को सुनने के बाद मैं अक्सर अपने दोस्त का यह कहकर साहस बढ़ाता हूं कि अच्छा है, अपने सपनों को सच बनाओ। लेकिन कुछ ऐसा भी है जो उन्हें उनके सपनों को सच करने से रोकता है। तो ऐसा क्या है जो उन्हें बड़े सपने देखने से रोकता है? यह ज्ञान, अनुभव और कौशल की कमी हो सकती है। 2. यह धन और स्रोतों की कमी हो सकती है। 3. यह समय और सहायता की कमी हो सकती है। या यह भी संभव है कि उन्हें बड़े सपने देखने से रोकने वाले ये तीनों ही कारण हों। लेकिन क्या व्यापार करने के लिए ये तीनों कारण जरूरी हैं या कोई और तरीका भी है? खूब सोचिए। क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, बिना यह जाने कि वह कैसे किया जाता है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आप बिना धन या स्रोत के भी व्यापार कर सकते हैं? क्या हो अगर मैं कहूं कि आप बिना समय व सहायता के भी व्यापार कर सकते हैं? बकवास लगती है ना? क्यों? यह ऐसी बात है जो केवल शेयर निवेश के अवसरवादी जगत में ही संभव हो सकती है। शेयर बाजार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? शेयर बाजार में पूंजी बढ़ाने के बहुत से अवसर मौजूद हैं।
यहाँ पर निम्नलिखित संभावनाएं मौजूद हैं। एस्टरिस्क शेयर बाजार में निवेश करना किसी भी अच्छे व्यापार में हिस्सेदारी पाने का अच्छा तरीका है, क्योंकि यहाँ आपका धन पूर्णतः समर्पित बिजनेस मैनेजरों के हाथ होता है। आप अपना धन अच्छी संभावनाओं वाले उद्यमों में लगाते हैं, जिनका प्रबंधन वॉरेन बफे, रतन टाटा आदि गोदरेज जैसे अति दक्ष पूर्व सक्रिय विचारकों के हाथ होता है। ये लोग रोजाना पेशेवरों की बड़ी टीम के साथ मिलकर ऐसी सहक्रिया का निर्माण करते हैं ताकि उनका व्यापार सफल रहे। उनके बिजनेस की सफलता से आपकी पूंजी बढ़ती है। तो क्या आपको लगता है कि अपनी पूंजी बढ़ाने का इससे बेहतर कोई और तरीका भी है, जहां श्री रतन टाटा और श्री आदि गोदरेज जैसे दिग्गज आपके लिए काम कर रहे हैं? एस्टरिस्क आप बिजनेस में एक छोटी धनराशि लगाते हैं, जो समय के साथ व्यापार मूल्य बढ़ने पर कई गुना हो जाती है। एस्टरिस्क आपको बस धन निवेश करके भूल जाना होता है। शेयर बाजार में अपनी पूंजी बढ़ाने का यह सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि व्यापार बढ़ने में समय लगता है। तो क्या हम तय मान सकते हैं कि शेयरों में निवेश की तस्वीर इतनी ही आदर्श है? वस्तुतः नहीं। इसमें निवेशक के तौर पर काफी धैर्य रखना होता है। जरा सोचिए, क्या किसी नए कारोबार में पहले ही दिन से मुनाफा होने लगता है? नहीं ना। हम धैर्य रखकर व्यापार के बढ़ने का इंतजार करते हैं। हम कई वर्षों तक 72 घंटे काम करते हैं, तब जाकर व्यापार में मुनाफा कमाते हैं। शेयर बाजार भी ऐसा ही है। आपको सही शेयर को चुनकर इसे बढ़ने का समय देना होता है। समय बीतने पर व्यापार बढ़ने के साथ ही शेयर का मूल्य भी बढ़ता है, और ऐसा होने में वक्त लगता है। क्या आप पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं? अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कड़ी मशक्कत की चूहा दौड़ में फंसे रहकर हम अक्सर सोचते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना ऐसे कष्ट उठाए यह किया जा सके? या क्या आप अक्सर 40 साल की उम्र में वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने का सपना देखते हैं? या क्या आप इतने अमीर होना चाहते हैं कि आपको खर्च करते समय 2 बार सोचना न पड़े? या क्या आप चाहते हैं कि जीवन का आनंद लेते हुए भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रहे? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपको अवश्य रोमांचित करेगा। आत्मनिरीक्षण। तो अब आपको पता है कि आप बतौर निवेशक किस तरह के जोखिम और रिटर्न लेने को तैयार हैं। आप यह भी जानते हैं कि अपने वर्तमान वित्तीय निवेश विकल्पों द्वारा आप निकट भविष्य में कितना धन कमा सकते हैं। हमारे इस अभ्यास से उस संभावना का खुलासा भी हो गया है कि शेयर बाजार में निवेश करने पर आप कितना कमा सकते हैं। जागरूकता वह पहला कदम है जिससे आप उतना धन कमा सकते हैं जिसका सपना देखते हैं। बहुत खूब। आपने वह आकलन किया व समझा है जो 70% लोग खुद अपने वित्त के बारे में समझने में विफल रहते हैं। और यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी शुरुआत आगे सफलता होती है। शेयर बाजार में निवेश की बुनियादी बातें प्रसिद्ध वैल्यू स्टॉक इन्वेस्टर पीटर लिंच के शब्दों में, हर किसी में इतना दिमाग है कि वह स्टॉक मार्केट को समझ सके। अगर आप 5वीं कक्षा का गणित कर लेते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। शेयर क्या होते हैं? कंपनी को काम करने तथा विकसित व विस्तारित होने के लिए पूंजी चाहिए होती है। धन पाने का एक आम तरीका बैंक से लोन लेना है, जिस पर आपको प्रति माह एक निश्चित ब्याज देना होता है। धन एकत्रण का एक और तरीका कंपनी का शेयर जारी करना है, जिसे आम लोग खरीदते हैं। कंपनी की पूंजी को छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, जिसे शेयर कहते हैं। शेयर शब्द का मतलब कंपनी में हिस्सेदारी है। अगर आपके पास कंपनी का शेयर है तो आपके पास उस कंपनी का स्वामित्व है। अतः आपको अधिकार है कि आप उस कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बने। जब कोई निवेशक किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो वह कंपनी का हिस्सा बन जाता है। निवेशक मुनाफे में कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी का हकदार होता है और उसका दायित्व केवल शेयर के मूल्य जितना होता है। कंपनी का मालिक होने की जगह इसमें यह फायदा होता है कि आपको अपने निवेशित मूल्य से अधिक का नुकसान नहीं होता। एक और फायदा यह होता है कि स्टॉक एक्सचेंज के होने से आप जब चाहें तुरंत किसी भी अन्य कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकते हैं। इन्फोसिस ने अपना कारोबार वर्ष 98 से आरंभ किया। इन्फोसिस श्री एन.आर. नारायण मूर्ति, नंदन नीलेकर्णी और अन्य के दिमाग से जन्मा था, जो 3 दशक तक इस व्यापार के मुख्य संचालक रहे। शुरुआत में इन्फोसिस की कमाई बहुत अधिक नहीं थी, हालांकि यह औसत अवश्य थी। लेकिन वर्ष 993 में चीजें तब बदली जब इन्फोसिस पब्लिक हुई। इसने अपने शेयर आम लोगों को बेचे, जो ऐसी कंपनी में निवेश को लेकर बहुत शंकालु थे, जिसमें न श्रमिक थे, न मशीनरी और न ही संयंत्र। मुट्ठी भर निवेशक, जिन्होंने वर्ष 993 में इन्फोसिस के शेयरों में मात्र 0.000 रुपए निवेश किए थे, वे आज मल्टी मिलेनियर हो गए हैं। बाकी सब इतिहास है। इन्फोसिस तेजी से आगे बढ़ी और टाटा के बराबर हो गई। आज नंदन नीलेकर्णी की संपत्ति 3000 करोड़ रुपए से अधिक है। इस तरह कंपनी शेयर जारी करके जनता से धन जुटाती है। यह धन कंपनी के स्वामित्व के बदले मिलता है। अतः जब कंपनी आगे बढ़ती है तो शेयरों के भाव भी बढ़ते हैं, जिससे शेयरधारक मुनाफा कमाते हैं।
शेयर बाजार क्या है? अगर आप चतुर ग्राहक हैं तो आपके लिए शेयर बाजार को खंगालना और खरीदारी करना मनोरंजक रहेगा। अगर आप चतुर ग्राहक नहीं हैं तो शेयर बाजार आपको ऐसा बना देगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि शेयर बाजार आपको शेयर ट्रेडिंग अर्थात शेयरों को बेचने व खरीदने का मौका देता है। आम बाजारों में आप केवल खरीदारी करते हैं, लेकिन यहाँ आप बेच भी सकते हैं। अतः इस तरह दोनों हालात को नियंत्रित कर सकते हैं और इस कारण आपका भाग्य खुद आपके हवाथ होता है। शेयर बाजार के दो अहम घटक। निवेशक। निवेशक कम जोखिम लेते हैं। इसके लिए वे निवेश से पहले कंपनी का बुनियादी विश्लेषण करते हैं। 2. स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स वे लोग हैं जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अनुमानित भाव गति पर उच्च जोखिम वाले दांव लगाते हैं। निवेश और स्पेक्यूलेशन के बीच बुनियादी अंतर क्रम। बुनियादी अंतर। निवेश लक्ष्य। निवेश का लक्ष्य सुरक्षित धन निवेश हेतु बुनियादी विश्लेषण द्वारा शेयर मूल्यांकन करना। स्पेक्यूलेशन का लक्ष्य अच्छा मुनाफा कमाने के लिए धन दांव पर लगाना है। क्रम -2 बुनियादी अंतर। निवेश आधार। निवेश का आधार कंपनी का बुनियादी वैल्यू एनालिसिस मूल्यांकन विश्लेषण होता है। स्पेक्यूलेशन का आधार बाजार की अफवाहों और शेयर के भाव में बदलाव होता है। क्रम -3 बुनियादी अंतर। अवधि निवेश दीर्घावधिक स्पेक्यूलेशन लघु आवधिक क्रम 4 बुनियादी अंतर। जोखिम निवेश औसत या कम जोखिम। स्पेक्यूलेशन उच्च जोखिम। क्रम -5 बुनियादी अंतर। निवेश रिटर्न निवेश व्यापार मूल्य वर्धन से मुनाफा मिलना। स्पेक्यूलेशन शेयर के भाव में आशानुकूल बदलावों से मुनाफा। क्रम 6 बुनियादी अंतर। उम्मीद निवेश रिटर्न दर उम्मीद औसत व वास्तविक। स्पेक्यूलेशन रिटर्न दर उम्मीद उच्च और बहुधा अवास्तविक। क्रम -7 बुनियादी अंतर। धन का स्रोत निवेश। निवेशक अपना धन निवेशित करता है। स्पेक्यूलेशन से स्पेक्यूलेटर उधार का धन शेयरों में निवेश करता है। क्रम 8 बुनियादी अंतर। आय का पैटर्न। निवेश रिटर्न देर से मिल सकता है, लेकिन आय स्रोत स्थिर होता है। स्पेक्यूलेशन अनियमित आय स्रोत और नुकसान की भी पूरी संभावना। क्रम 9 बुनियादी अंतर। निवेश अवधारणा। निवेशक कंपनी का मूल्य विश्लेषण करने के बाद सोच समझकर फैसला लेता है। स्पेक्यूलेटर तुरंत मुनाफे की सहज वृत्ति से निवेश करता है। क्रम 0 बुनियादी अंतर। निवेशक मानसिकता। निवेशक निवेश की मूल नीति, मूल्य और बुनियाद का ज्ञान रखता है। स्पेक्यूलेटर धन कमाने को बेकरार होता है और यही उसके शेयर खरीदने का प्रमुख कारण बनता है। क्रम बुनियादी अंतर। सफलता संभावना। निवेश धन गंवाने की संभावना काफी कम होती है, क्योंकि फैसले गहन अध्ययन पर आधारित होते हैं। स्पेक्यूलेशन धन गंवाने की संभावना 50% होती है, क्योंकि स्पेक्यूलेशन काफी हद तक जुए जैसा ही है। जहां निवेशक बाजार में स्थिरता लाते हैं, वहीं स्पेक्यूलेटर भी बाजार में संतुलन बनाने के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। स्पेक्यूलेटर भी आवश्यक हैं, क्योंकि वे दो अहम भूमिका निभाते हैं। स्पेक्यूलेटर शेयरों के भाव में उतार चढ़ाव लाते हैं। इस अस्थिरता के कारण निवेशकों को कम भाव पर शेयर खरीदने का अच्छा मौका मिलता है। स्पेक्यूलेटर लगातार शेयर सौदे करते रहते हैं, जिससे खरीदने व बेचने के लिए शेयर उपलब्ध रहते हैं। शेयर बाजार का महत्व। स्टॉक एक्सचेंज एक संस्थान है जो उस बाजार की मेजबानी करता है जहां शेयर बेचने व खरीदने वाले साथ आकर शेयरों का सौदा खरीदना या बेचना करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो शेयर बाजार क्रेताओं और विक्रेताओं को मिलाने के मंच का काम करता है। शेयर बाजार के अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं। 1. भाव लगाना। शेयर बाजार शेयरों के भावों की शुद्ध कीमत लगाने के लिए पारदर्शी माध्यम प्रदान करता है। शेयर का भाव एवं मूल्यांकन उनकी मांग व आपूर्ति पर आधारित होता है। अगर किसी कंपनी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद हो तो उसके शेयरों की मांग बढ़ जाती है, इस तरह उनका भाव भी बढ़ जाता है। 2. लिक्विडिटी चलनिधि। शेयर बाजार आपको 247 जब चाहें तब शेयरों को खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। इससे लिक्विडिटी सुनिश्चित होती है, जो आप जैसे निवेशकों के लिए काफी सुविधाजनक रहता है। 3. धन बचाने और निवेश की आदत। चूंकि आप थोड़ा धनराशि शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं, इससे लोगों में बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है। 4. व्यापार विस्तार। इससे कोई भी सूचीबद्ध कंपनी अपने व्यापार को विस्तार देने हेतु शीघ्र ही धन की आवश्यकता पूरी कर सकती है। 5. स्पेक्यूलेशन का अवसर देता है। चलनिधि बनाए रखने के लिए शेयर बाजार निवेशकों को स्वस्थ स्पेक्यूलेशन का अवसर प्रदान करता है। स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार देश की आर्थिक तरक्की के लिए अति आवश्यक है। शेयर ट्रेडिंग द्वारा कॉर्पोरेट सेक्टर वित्तीय कोष का निर्माण करता है, जिसके उपयोग से वह अपने परिचालन को विस्तार देता है या इस जुटाई गई पूंजी का कंपनी के फायदे में उपयोग करता है। इसे जुए या सौदेबाजी की जगह के तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह निवेश करने और अपने धन को बढ़ाने का स्थान है। बतौर शेयरधारक आप पैसे कैसे कमाते हैं? किसी कंपनी का शेयर खरीदने के बाद आपको मूलतः दो तरह की आय हो सकती है। पहली, डिविडेंड आय और दूसरी, निवेश का मूल्य बढ़ना।
आइए इन दोनों को समझते हैं। एस्टरस डिविडेंड आय, कंपनी का कमाया मुनाफा या तो पुनः बिजनेस में निवेश कर दिया जाता है या आय के हिस्से के रूप में शेयरधारकों के बीच बांटा जाता है। शेयरधारकों को दिए जाने वाले मुनाफे के हिस्से को डिविडेंड कहते हैं। निवेश मूल्य वृद्धि, बाजार में धन निवेश करने का एक प्रमुख कारण निवेश के मूल्य को बढ़ते देखना है। शेयर की मांग कंपनी के प्रदर्शन से प्रभावित होती है, जिसका परिणाम शेयर के भाव में बदलाव होता है। शेयर का भाव बढ़ने से निवेश के मूल्य में भी वृद्धि होती है। तो ये शेयर बाजार में निवेश के बुनियादी आधार हैं, जिसे आपको इसकी साफ तस्वीर दिखाने के लिए लिखा गया है कि शेयर किस तरह काम करते हैं। यह जानकारी आगामी अध्यायों में मिलने वाली जानकारियों को समझने का आधार बनेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भले ही शेयर बाजार के बारे में बहुत कुछ लिखा या बोला जा चुका हो, फिर भी लोग इसकी बुनियादी वास्तविकताओं से अनजान हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना सीखने के इच्छुक भी टीवी और अखबारों में दिखाए ग्राफ व चार्ट देखकर हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इन बड़े वित्तीय आंकड़ों का शेयर निवेश से बहुत कम वास्ता है। अच्छी खबर यह है कि शेयर निवेश हम में से हर एक के लिए है, फिर चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो। शेयर बाजार में जोखिम, मिथक या वास्तविकता। विलियम फेदर के शब्दों में, शेयर बाजार की सबसे मजेदार बात है कि हर बार जब कोई व्यक्ति खरीदता है तो दूसरा बेच रहा होता है और दोनों ही अपने को चतुर समझ रहे होते हैं। क्या आप नुकसान से डरते हैं या क्या आपने शेयरों में अपनी मेहनत की कमाई गंवाई है? या क्या आपको शेयर बाजार जोखिमपूर्ण लगता है? अगर हाँ, तो यह अध्याय आपकी आंखें खोल देने वाला होगा। अक्सर लोग शेयर बाजार को जुआदगर में दांव लगाने जैसा समझते हैं, जहां कुछ ही सेकंड में आपके सारे पैसे गंवाने की अत्यधिक संभावना होती है। लेकिन सौभाग्य से, शेयर बाजार में निवेश ऐसा नहीं है। आप शेयर बाजार में केवल तभी पैसा गंवाते हैं, जब आप धैर्यहीन ट्रेडर हों या जब आप में निवेश को लेकर नजरिए की कमी हो। चूंकि आपको कभी शेयर संबंधी बुनियादी तर्क सिखाए ही नहीं गए, इसलिए शेयर बाजार आज भी आपके लिए पहेली जैसा है। यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं तो निवेश आसान है। जरा सोचिए, अगर इसमें कोई रॉकेट साइंस होती तो ऐसे लोग, जिनके पास कोई वित्तीय कौशल नहीं है, मात्र शेयरों में निवेश करके मल्टी मिलेनियर कैसे बन गए? इसमें उच्च आय क्यों होना जरूरी है अथवा सफल निवेशकों की सूची में केवल गणितज्ञ और सांख्यिकी विधि होते हैं? ऐसा नहीं है। शेयर बाजार निवेश में सफलता की सबसे प्रसिद्ध वास्तविक कहानी वॉरेन बफे की है, जो धरती के सबसे समृद्ध लोगों में से हैं। उन्होंने अपनी लगभग सारी संपत्ति शेयर निवेश के मुनाफे से कमाई है। विडंबना है कि कोई वित्तीय गुरु न होने पर भी उन्होंने मल्टी बिलियन संपत्ति जुटाने में इस धरती के सबसे अच्छे वित्त गुरुओं से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। इससे यह साफ तौर पर साबित हो जाता है कि शेयर बाजार से धन कमाने के लिए आपको गणितज्ञ या व्यापार विश्लेषक या एक दक्ष सांख्यिकीविद होना जरूरी नहीं है। अफसोस, शेयर निवेश की शुचिता को जुआरियों ने जुआगर जैसी छवि बनाकर खराब कर दिया था। सदियों तक लोग यही मानते रहे कि शेयरों में निवेश करना अपने धन को दांव पर लगाने जैसा है। लेकिन सौभाग्य से ऐसा है नहीं। शेयर बाजार धन को कई गुना करने का सुनिश्चित तरीका है, बस आपको इस खेल को इसके नियम जानते हुए खेलना है। दुर्भाग्यवश, शेयर बाजार निवेश अभी भी हमारी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन पाया है। बतौर छात्र, हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि शेयर बाजार में किस तरह निवेश करें। यहाँ तक कि बिजनेस स्कूलों में भी शेयर निवेश के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। इस कारण लोग शेयरों में निवेश की बुनियादी बातों से भी अनजान हैं। सूत्र: क्या आपको शेयर निवेश का काम दैत्य लगता है या आप इसे मित्र समझते हैं? आपकी रणनीति जिस तरह की होती है, शेयर बाजार भी वैसा ही व्यवहार करता है। शेयर बाजार की जुआगर की छवि कैसे बनी? 1990 के दशक के पूर्व भारत के शेयर बाजार में सक्षम नियामक का अभाव था। उन दिनों कोई शक्तिशाली नियामक निकाय नहीं था, जो शेयर बाजार के सौदों का नियमन कर सके। इसके अतिरिक्त, शेयर ट्रेडिंग के नियमन हेतु केंद्रीय या डिजिटल व्यवस्था भी नहीं थी। इसकी कल्पना ऐसे की जा सकती है कि आरबीआई जैसे किसी केंद्रीय नियामक निकाय के बिना बैंक कार्य कर रहे हों। इसलिए शक्तिशाली शेयर बाजार भागीदार अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए शेयर बाजार में हेरफेर करते और इस पर हावी रहते। पुराने समय में शेयर बाजार किस तरह काम करता था? पुराने दिनों में शेयरों के भाव बोली लगने के आधार पर तय होते थे। अतः प्रभावी व्यवस्था न होने से अनेक अनुचित स्पेक्यूलेशन हो जाते थे, जिससे भीतर के लोगों को भारी मुनाफा कमाने में मदद मिलती। सबसे बढ़कर ऐसी कोई तकनीक नहीं थी, जिससे बाजार की खबरों की पुष्टि हो सके। इसलिए हर खबर से वह सच हो या झूठ, शेयरों के भाव अस्थिर हो जाते। लेकिन समय के साथ इससे शेयर निवेश की छवि खराब होने लगी। धन कमाने की तलाश में गरीब निवेशक फंस जाते और अंततः अपनी सारी मेहनत की कमाई गंवा बैठते। ऐसी घटनाओं से शेयर बाजार की नकारात्मक छवि बन गई, जो कई दशकों बाद आज भी प्रमुखता से बनी हुई है।
जैसा कि कहते हैं, दूध से जली बिल्ली छाछ भी फूंक कर पीती है, अतः इससे साफ हो जाता है कि आखिर क्यों आज भी ज्यादातर लोग शेयरों में निवेश करने से डरते हैं। शेयर निवेश के मौजूदा हालात 2 अप्रैल 1992 को द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 554 नामक नियामक बोर्ड का गठन किया गया। भारत में शेयरों का केंद्रीय नियंत्रक सेबी 558 बतौर कानून नियामक शेयर विक्रेताओं और निवेशकों के लिए आशीर्वाद साबित हुआ, जो सभी निवेशकों के हित में काम करने लगा। सेबी 5858 ने गठन के फौज बाद अनुचित शेयर ट्रेडिंग कार्यों पर रोक लगा दी। यह निवेश कार्य को सरल बनाने में सुरक्षात्मक भूमिका निभाने लगा। जल्दी ही एक स्टॉक एक्सचेंज का गठन हुआ, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 478 कहा गया, जिससे शेयरों के सौदे का कार्य पारदर्शी और लोकतांत्रिक हो। कानूनी ढांचे के भीतर इन कठोर नियामक इकाइयों के परिचालन से शेयर बाजार में पुनः साफ सुथरी और विश्वसनीय ट्रेडिंग होने लगी। हालांकि थोड़े हेरफेर की संभावना आज भी मौजूद है, जिससे वैध साधनों द्वारा बड़ी मात्रा में धन कमाने की गुंजाइश है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि शेयर बाजार तब सुरक्षित है, जब यहां व्यापार में निवेश की उचित मंशा से निवेश किया जाए, बजाय इसके कि थोड़े मुनाफे के लिए जुआ खेला जाए। यह कहना गलत नहीं होगा कि शेयर बाजार शीशे जैसा है। यह आपको वैसा ही दिखाता है जैसे आप हैं। अतः धन निवेश के बारे में अपनी सोच को काबू रखें, क्योंकि यही है जो आपके शेयर ट्रेडिंग में प्रतिबिंबित होगा। शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले कारक शेयर मार्केट में कितना बदलाव होता है, इतना कि जब भी आप बहुत से उतार चढ़ावों वाला ग्राफ देखते हैं, आपको वह शेयर बाजार को दर्शाता लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर के भाव क्यों बदलते हैं? शेयर बाजार वह स्थान है जहां आपको रोजाना एक नया ट्रेंड दिखाई देता है। शेयर के भाव इतने ज्यादा बदलते हैं कि इसमें भाव विविधता न केवल प्रतिदिन, बल्कि हर मिनट और हर सेकंड दिखाई देती है। लेकिन शेयर बाजार में इतना बदलाव क्यों होता है? शेयर बाजार में अस्थिरता का कारण विविध किस्म की बाजार प्रभावी ताकतें होती हैं, जो निम्नलिखित हैं। आर्थिक कारक, उच्च आर्थिक विकास या विकास की बेहतर संभावनाओं से अर्थव्यवस्था में उपभोग बढ़ जाता है। जब लोग उपभोग ज्यादा करने लगते हैं तो उनका खर्च भी बढ़ता है। बाजार में धन का प्रवाह बढ़ता है। इससे कंपनियों की आय को और इस कारण उनके शेयरों के भाव या व्यापक मायनों में शेयर बाजार को बढ़ने में मदद मिलती है। निवेशक शेयर बाजार में निवेश के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इसके विपरीत, जब अर्थव्यवस्था में गिरावट होती है तो इसके निवेशकों पर विपरीत प्रभाव होते हैं। निवेशकों में खर्च कम करने की प्रवृत्ति आती है और वे केवल जरूरी चीजों पर ही खर्च करते हैं। वे शेयर बाजार से भी अपना पैसा निकाल लेते हैं। भू राजनीतिक कारक, युद्ध, आतंकवाद और राजनीतिक उथल-पुथल जैसे प्रतिकूल हालात का पूरे व्यापार परिदृश्य पर नकारात्मक प्रभाव होता है। निवेशक और ट्रेडर्स ऐसे प्रतिकूल हालात में शेयरों में निवेश करने से बचते हैं। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, विदेशी संस्थागत निवेशक का मतलब वे विदेशी कंपनियां हैं जो भारतीय व्यापारों में निवेश करती हैं। FII शाको चीन, भारत और ब्राजील जैसी विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शानदार निवेश अवसर दिखते हैं। वे भारतीय बाजारों की किसी भी वक्त बेचने या खरीदने की विशिष्ट शक्ति के कारण बड़ी मात्रा में धन निवेश को प्राथमिकता देते हैं। जब भी FII भारतीय बाजारों से अपना निवेश समेटती हैं तो इसका शेयर बाजार पर बुरा प्रभाव होता है। मुद्रास्फीति, बढ़ती मुद्रास्फीति से बचने के लिए लोगों को शेयर बाजार में अधिक से अधिक निवेश करना चाहिए, क्योंकि ऐसा और कोई वित्तीय साधन नहीं है जो शेयर बाजार जितना उच्च रिटर्न देता हो। क्रय शक्ति कम होने पर जमीन खरीदने या घर में निवेश करने जैसे अन्य सभी ज्यादा महंगे हो जाते हैं। विदेशी विनिमय दर, जब भी विदेशी मुद्रा दर में अस्थिरता आती है, इससे हमारे घरेलू शेयर बाजार भी प्रभावित होता है। इसका प्रभाव उन भारतीय कंपनियों के शेयरों के भाव पर भी होता है जो विदेश में भी काम करती हैं। आयात और निर्यात करने वाली कंपनियों के परिचालन और उनके शेयरों के भाव इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे कि रुपए का अवमूल्यन होने पर विदेश में भी काम करने वाली कंपनियों, उदाहरण IT फर्मा पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मांग व आपूर्ति, जब किसी उद्योग में तरक्की होती है तो उस उद्योग की संभावनाशील कंपनियों के शेयरों की मांग भी बढ़ जाती है। जब मांग बढ़ती है तो शेयरों के भाव भी बढ़ते हैं और विपरीत होने पर उल्टा होता है। निवेशक भावनाएं, शेयर बाजार अनिवार्य रूप से निवेशकों की भावनाओं से संचालित होता है। अगर निवेशक जोखिम लेने को तैयार हों तो उनमें अधिक निवेश की प्रवृत्ति होती है और विपरीत होने पर उल्टा होता है। ब्याज दर संभावना, जब भी RBI की ब्याज दरें बढ़ती हैं, व्यापार में उधार की लागत बढ़ जाती है। उनका मुनाफा घटता है, जिससे शेयरों के भाव भी गिरते हैं, क्योंकि अब आगामी विस्तार एवं भावी संभावनाओं की पूर्ति के लिए पूंजी उपलब्धता कम होगी। कम डिविडेंड वितरित होगा।
जब ये ब्याज दरें घटती हैं तो उद्योगों को लाभ होता है, जिससे उनके शेयरों के भाव बढ़ते हैं। हालांकि यह प्रभाव कम अवधि के लिए होता है। भारत जैसे देश में ब्याज दर में बदलाव काफी अहम होते हैं, क्योंकि इनसे कंपनियां ऐसा अतिरिक्त धन बनाती हैं, जिससे उनके दिन प्रतिदिन के परिचालन पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। ट्रेड बैलेंस देश में आयात और निर्यात के बीच का अंतर दर्शाता है। अगर आयात निर्यात से ज्यादा हो तो इसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अगर लंबे समय तक आयात अधिक रहे तो इससे देश पर कर्ज हो सकता है। अतः ट्रेड डेफिसिट का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर निर्यात आयात से अधिक हो तो इसे ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। ट्रेड सरप्लस अर्थव्यवस्था की स्वस्थ स्थिति को दर्शाता है और इसका शेयर बाजार पर सकारात्मक प्रभाव होता है। सार रूप में, ये शेयर बाजार निवेश को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। उपर्युक्त कारणों से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शेयर बाजार हर समय अस्थिर क्यों रहते हैं। फिर भी, शेयर बाजार देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। शेयर बाजार का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। संपत्ति पर प्रभाव। अगर शेयरों के भाव गिर रहे हों तो इससे क्रेता शेयर खरीदने में और अधिक धन निवेश करने के लिए हतोत्साहित होते हैं। लोग सामान व उत्पाद खरीदने में भी कम खर्च करते हैं, जिससे देश की जीडीपी नीचे आने लगती है, क्योंकि उपभोग व्यय देश की जीडीपी का एक प्रमुख कारक है। इसके साथ ही शेयर बाजार भी और नीचे जाने लगता है, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और विपरीत अवस्था में उलझा होता है। पेंशन का प्रभाव। आम धारणा की माने तो पेंशन फंड आमतौर पर शेयर बाजार निवेश से संबंधित होते हैं। मान लीजिए, निवेश धन में भारी हानि हुई तो सरकार के पेंशन फंड को अपने सेवानिवृत्त नागरिकों को नियमित रूप से धन चुकाने के वादे को कायम रखने के लिए संघर्ष करना होगा। मुद्रा अस्थिरता का देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव निश्चित ही पड़ता है। हम जानते हैं कि मुद्रा की अस्थिरता से देश का शेयर बाजार सीधा प्रभावित होता है। सभी नए निवेशकों के दिमाग में एक सवाल हमेशा उमड़ता होगा कि मुद्रा में हर वक्त बदलाव क्यों होते हैं। वैसे, यह एक सबसे वैध सवाल है, जो उन नई शुरुआत वालों के मन में आता है, जो पहली बार शेयरों में निवेश कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ मुद्राएं निरंतर हर वक्त शीर्ष पर बनी रहती हैं, जबकि कुछ लगातार गिरती रहती हैं। इन मुद्राओं में अस्थिरता के क्या कारण हैं? मुद्रा में अस्थिरता का एकमात्र सहज कारण धन की मांग और पूर्ति की विविधता है। देश की अर्थव्यवस्था में घूम रही घरेलू मुद्रा का परिमाण मुख्य रूप से देश के आयात निर्यात मूल्यों से संचालित होता है। जब आप निर्यात या आयात कर रहे होते हैं तो भारतीय मुद्रा या तो देश से बाहर जाती है या आती है। अगर निर्यात की दर आयात से अधिक हो तो इसका मतलब विदेशी मुद्रा में अधिक आय अर्जित होना हुआ। वही इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मुद्रा का कम होना हुआ, जिसके परिणामस्वरूप हमें मुद्रा की विनिमय दर बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसके विपरीत, अगर देश का आयात अधिक हो तो इसका मतलब एक्सचेंज मार्केट में घरेलू मुद्रा की आपूर्ति बढ़ना हुआ, जिसके परिणामस्वरूप इसमें कटौती होती है। यहाँ अक्सर मुझसे एक दिलचस्प सवाल पूछा जाता है, सरकार गरीबी दूर करने के लिए अतिरिक्त नोट क्यों नहीं छाप लेती? यह ऐसा लाख टके का सवाल है, जो अक्सर बहुत से लोगों के मन में आता है। सोच अच्छी है, हालांकि इस चिंता के पीछे की तार्किकता उचित है। लेकिन इसका जवाब न है, सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। क्यों? तो जवाब है, मुद्रा के मुफ्त वितरण से मुद्रा का अवमूल्यन होता है। किसी भी देश की संपत्ति स्थायी होती है और यह केवल तभी बढ़ती है जब अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो। मान लीजिए कि सरकार ने गरीबों को मुफ्त में मुद्रा बांटनी शुरू कर दी तो देश में धन का प्रवाह बढ़ जाएगा, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था या संपत्ति पहले जितनी ही रहेगी। अतः मांग व आपूर्ति के समीकरण के अनुसार मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से इसका मूल्य कम हो जाएगा। मुफ्त में मुद्रा वितरण छलद्य मुद्रास्फीति की ओर ले जाएगा। मान लीजिए कि व्यवस्था में अचानक ही धन की मात्रा बढ़ जाए, तब इसके साथ ही सभी वस्तुओं व सेवाओं की मांग में भी इजाफा होगा। इससे उत्पादों की मांग बढ़ेगी, जिससे उनके दाम और बढ़ जाएंगे। यह छठ्य मुद्रास्फीति की ओर ले जाएगा, जिसका मतलब होगा कि आप अधिक कीमत पर पहले जितना ही उत्पाद खरीदेंगे। इस तरह दोनों ही अवस्थाओं में हमारे हालात पहले जैसे ही हो जाएंगे। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी मासिक आय 0 रुपये है और आप इससे प्रतिमाह एक पेन खरीदते हैं। अब अचानक सरकार कहती है कि वह हर माह आपके खाते में 500 रुपये जमा करवाएगी। तो उत्साह में आकर आप क्या करेंगे? आपको बैठे बिठाए धन मिल गया है, इसलिए स्वाभाविक है कि आप इसे उस पर खर्च करेंगे जिसकी हमेशा इच्छा करते थे। इस तरह, जहां पहले आप हर माह एक पेन खरीदा करते थे, अब आप 5 भिन्न तरह के पेन, अन्य स्टेशनरी, कुछ खाने पीने की चीजें, फिल्म के टिकट तथा और भी बहुत कुछ खरीदेंगे। आपकी बढ़ती आमदनी आपकी बढ़ती इच्छाओं का ईंधन बनेगी और इससे उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगेगी। सामान्य विचार है कि जब वस्तुओं की मांग बढ़ती है तो उनकी कीमत भी स्वतः ही बढ़ जाती है, जिसका परिणाम मुद्रास्फीति है।
अतः वही पेन जिसे आप 0 रुपए में खरीदते थे अब आपको 50 से 70 रुपए में मिलेगा। अतः मुफ्त मुद्रा वितरण गरीबी दूर करने की जगह कर्ज को ज्यादा बढ़ा देगा। एक वास्तविक उदाहरण की किस तरह मुद्रा वितरण से तबाह होती है, जिम्बाब्वे का है। जिम्बाब्वे सरकार ने देश से गरीबी दूर करने के लिए मुफ्त में मुद्रा वितरण किया, लेकिन दुर्भाग्य से इस मुफ्त मुद्रा वितरण से देश में बेलगाम मुद्रास्फीति हुई। हर वस्तु के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि $5 से जिम्बाब्वे में केवल 3 अंडे खरीदे जा सकते थे। जिम्बाब्वे में क्या हुआ, यह विस्तार से समझते हैं। काफी समय पहले जिम्बाब्वे के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री मुगाबे ने देश से गरीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा। इसके लिए उन्होंने श्वेतों से जमीन के बड़े टुकड़े खरीदे और उन्हें पुनः समान रूप से स्वदेशी जिम्बाब्वे वासियों में वितरित कर दिया। इससे देश के बैंकिंग और कृषि क्षेत्र ध्वस्त हो गए, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ने लगी। तब देश ने ज्यादा से ज्यादा मुद्रा छपवाना शुरू किया और उसे लोगों में मुफ्त वितरित करने लगे। लेकिन मुद्रा का मूल्य व विश्वास खो चुका था, जिससे बेलगाम मुद्रास्फीति होने लगी। एक ही वर्ष में मुद्रास्फीति 9% से बढ़कर 48% हो गई। और तब ऐसा कुछ नहीं बचा जिससे इस बेलगाम मुद्रास्फीति को काबू किया जा सके। अगले 7 वर्षों तक जिम्बाब्वे में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती रही और एक वक्त ऐसा भी आया कि $27 के नोट से केवल रोजमर्रा की जरूरतें ही पूरी हो पाती थीं। यह दुनिया भर के उन सभी देशों के लिए एक बड़ा सबक था जो अधिक मुद्रा छपवाकर गरीबी दूर करना चाहते थे। अंत में जिम्बाब्वे को कीमतों को पुनः सामान्य करने के लिए विदेशी मुद्रा आयात कसी पड़ी, लेकिन उसे इस वित्तीय संकट से उबरने में काफी लंबा वक्त लग गया। क्या मुद्रा अवमूल्यन हमेशा नुकसानदेह होता है? इसका सबसे तार्किक उत्तर हाँ है, लेकिन वास्तव में यह हमेशा सच नहीं होता। मुद्रा अवमूल्यन हमेशा ही देश के लिए नुकसानदेह नहीं होता। वास्तव में मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव हमेशा देश का ट्रेड संतुलन करने वाला होता है। मान लीजिए कि देश का निर्यात उसके आयात से अधिक हो, तब देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। अतः मुद्रा का मूल्य घटता है और विपरीत अवस्था में उल्टा होगा। अतः जब भी देश की मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो यह निर्यात को बढ़ाने का चेतावनी संकेत है, जिस पर आमतौर पर ध्यान नहीं रहता। इसलिए यह कहना गलत होगा कि मुद्रा अवमूल्यन हमेशा नुकसानदेह ही होता है, क्योंकि अगर मुद्रा अवमूल्यन को उचित ढंग से संभाला जाए तो बदले में इससे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। शेयर बाजार बनाम अन्य वित्तीय निवेश आय मानेंगे कि हम जब भी अतिरिक्त धन के निवेश की इच्छा करते हैं तो सोना खरीदना सबसे पहला विकल्प होता है। अगर धन अधिक है तो निश्चित ही हम जमीन खरीदना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य विकल्प भी हैं। लेकिन क्या हम सचमुच जानते हैं कि इसमें से किस आस्ति से हमें सबसे अधिक रिटर्न मिल सकेगा? नीचे दी गई जानकारी उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी रहेगी, अगर आप उन अधिसंख्य लोगों में से हैं जो यह नहीं जानते कि आस्तियों पर ठीक कितना रिटर्न मिलना चाहिए। इक्विटी, डिबेंचर, प्रॉपर्टी और गोल्ड निवेश किस तरह काम करते हैं? डिबेंचर में निवेश करने पर आपको तय दर से ब्याज मिलता है, लेकिन इसमें कंपनी अपना मुनाफा साझा नहीं करती। अतः यहाँ आपके रिटर्न केवल फिक्स रिटर्न तक सीमित रहते हैं, साथ ही आपको अपना जमा किया मूलधन भी वापस मिल जाता है। प्रॉपर्टी में निवेश के लिए काफी पूंजी चाहिए होती है। प्रॉपर्टी को तरल बनाने के लिए जमीन का प्रकार आदि जैसे अनेक पैमाने हैं। प्रॉपर्टी का मूल्य बढ़ने में काफी वक्त लगता है, इसलिए संतोषजनक रिटर्न हासिल करने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है और लंबे समय तक निवेश किए रहना होता है। गोल्ड, सोना उन सभी निवेशकों के लिए प्रमुख आकर्षण है जो संतोषजनक धनराशि कमाना चाहते हैं। बीते अनेक दशकों में सोना की बढ़ती मांग से उसके लिए मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अफसोस की बात है कि सोना बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता है और सोने में लगाया धन जब तक तरल नहीं होता, फंसा रहता है। इसके अतिरिक्त सोने में पैसा बढ़ाने का कोई बुनियादी तरीका लागू नहीं हो सकता है। इक्विटी को सोना, जमीन और बॉन्ड जैसी अन्य विभिन्न वर्ग की आस्तियों की तुलना में अधिक जोखिमपूर्ण निवेश माना जाता है। लेकिन वास्तव में यह अपनी सुलभता, तरलता व ऐतिहासिक रूप से बेहतर रिटर्न आदि के कारण अधिक बेहतर विकल्प है। इक्विटी निवेश अब तक का सबसे बेहतर निवेश विकल्प है, क्योंकि कंपनी के शेयर खरीद लेने से आप कंपनी के मालिक हो जाते हैं। जिस तरह व्यापार स्वामी अपने व्यापार से मुनाफा कमाते हैं, उसी तरह इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी होता है। आप कंपनी का मुनाफा पाने के प्रथम अधिकारी होते हैं। इसके अलावा इक्विटी से मिलने वाले रिटर्न का मुनाफा प्रतिशत अन्य वर्ग की आस्तियों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि यहाँ व्यापार का स्वामित्व होने से उसमें नुकसान का जोखिम भी आप पर होता है। अतः इक्विटी निवेश सोना या जमीन जैसे अन्य लोकप्रिय आस्ति निवेश से तब बेहतर होता है जब आप उचित दृष्टिकोण से निवेश करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बीते 8 वर्षों में इनमें से प्रत्येक आस्ति वर्ग ने कितना रिटर्न दिया है।
सबसे बुरी बात है कि आज भी भारत में शेयरों में निवेश करने को सबसे अंतिम विकल्प माना जाता है। अच्छे रिटर्न के अलावा शेयर निवेश के अन्य लाभ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स दर कम है, एस्टरिस्क शेयर निवेश से डिविडेंड जैसी नियमित आय होती हैं तथा समय के साथ निवेश पूंजी का मूल्य भी बढ़ता है। इसके अलावा शेयरों में ऐतिहासिक रिटर्न अन्य आस्ती वर्गों से कहीं अधिक मिले हैं। एस्टरिस्क शेयरों में निवेश करने पर सोने की चोरी तथा प्रॉपर्टी के मामले में अवैध कब्जे जैसा भय नहीं रहता। एस्टरिस्क शेयर बाजार में उच्च तरलता एवं आसानी से सौदा कर सकते हैं। क्या इक्विटी हर बार अन्य आस्ती वर्गों से बेहतर प्रदर्शन करती है? इसका सीधा जवाब है नहीं। हालांकि अतीत में इक्विटी का प्रदर्शन किसी भी अन्य आस्ती वर्ग से बेहतर रहा है, फिर भी इसका प्रदर्शन सभी आस्ती वर्गों से हर वक्त बेहतर नहीं होता। कंपाउंडिंग शेयरों में घन निर्माण के पीछे की ताकत। क्या आप जानते हैं कि आपका आज किया गया छोटा सा निवेश कंपाउंडिंग की ताकत से समय के साथ बड़ा मुनाफा बन सकता है? कंपाउंडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें निवेश से अर्जित आय, फिर चाहे वह पूंजी बढ़ने से हो या ब्याज को पुनः निवेशित करने से, समय बीतने के साथ ही अतिरिक्त आय का निर्माण करती है। इस विकास को घातांकी क्रियाओं का उपयोग करके निकाला जाता है, क्योंकि आय का निर्माण शुरुआती मूल धनराशि और अर्जित आय दोनों से निकाला जाता है। कंपाउंडिंग सरल शब्दों में कहें तो कंपाउंडिंग बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के जैसी है और इसे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट संयुक्त वार्षिक विकास दर कहा जाता है। अतः कंपाउंडिंग में आप दो तरह से मुनाफा कमाते हैं। प्रधान मूल्य पर ब्याज को अधिक निवेश के लिए पुनः निवेशित करने से होने वाली अतिरिक्त आय। कोई आश्चर्य नहीं कि कंपाउंडिंग को सूद पर सूद भी कहा जाता है। कंपाउंडिंग को अक्सर CAGR संयुक्त वार्षिक विकास दर पर आंका जाता है। कंपाउंडिंग में वह जादुई शक्ति है कि वह छोटे निवेश को दीर्घकाल में कई गुना कर देती है। यही कारण है कि इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य माना जाता है। कंपाउंडिंग किस तरह कार्य करती है? हम सब रोजाना अपने धन को कई गुना करने की चूहा दौड़ में फंसे रहते हैं। अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम बचाते अधिक और खर्च कम करते हैं। जहां बचत करना जरूरी है, वहीं इसके फायदे तब और बढ़ जाते हैं जब हम अपनी बचत को समझदारी से निवेश करते हैं। तो समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि चक्रवृद्धि रिटर्न का प्रदर्शन सरल ब्याज प्राप्ति रिटर्न से ज्यादा बेहतर होता है। अतः अपने दीर्घावधिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपना धन शेयर जैसी वित्तीय आस्ती में निवेश करें, जिसमें चक्रवृद्धि रिटर्न मिलता हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, आप अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए बचत करना चाहते हैं। विवरण राशि आज के अनुसार शिक्षा लागत 8 लाख, आपकी बचत FD में रखी -8 लाख, समयावधि वर्ष में, बच्चे की उच्च शिक्षा हेतु आवश्यक 20 FD पर रिटर्न दर -7%, मुद्रास्फीति दर -6%, टैक्स दर -30%, 20 वर्ष बाद आपके निवेश की परिपक्वता दर -30.95 लाख, टैक्स पूर्व मूल पूंजी मूल्य -2.67 लाख, 20 वर्ष बाद शिक्षा लागत मुद्रास्फीति के बाद -25.65 लाख, कमी -3.98 लाख। इस उदाहरण में आपके पास आज के हिसाब से अपने बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए मूल पूंजी 8 लाख रुपए है। लेकिन आपको यह धन 20 वर्ष बाद चाहिए होगा, जब आपका बच्चा सचमुच उच्च शिक्षा के लिए तैयार होगा। अतः आप इस धनराशि को 20 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट में निवेश कर देते हैं। चलिए, अब मुद्रास्फीति और टैक्स के बाद इसके रिटर्न को देखते हैं। गणना करने के बाद हमने पाया कि अंत में आपका निवेश 3.98 लाख रुपए कम रहेगा। तो आपने देखा कि फिक्स डिपॉजिट में धन निवेश कितना लाभप्रद होगा। जब आपका अपने बच्चे की शिक्षा, बच्चे के विवाह, घर या कार खरीदना, सेवानिवृत्ति आदि जैसे दीर्घावधिक लक्ष्य हों तो धन को बचत खाते या फिक्स डिपॉजिट में रखना निश्चित ही काम नहीं करेगा। मैं कितना कमा सकता हूँ? बाजार आमतौर पर प्रतिवर्ष 4 से 5% का रिटर्न प्रस्तावित करता है, लेकिन यदि आप शेयरों को सावधानी से चुनते हैं तो आप बाजार के रिटर्न को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। विप्रो, अगर किसी व्यक्ति ने वर्ष 980 में 0,000 रुपए निवेश किए होते तो वह धन वर्ष 208 में लगभग 550 करोड़ रुपए होता। वॉरेन बफे, शेयर बाजार से बड़ी सफलता का जीता जागता उदाहरण। वॉरेन बफे ने ऐसा क्या किया कि वह शेयर बाजार से बिलियनियर बन सके? वॉरेन बफे, जिन्हें द ऑरेकल ऑफ ओमाहा भी कहते हैं, ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं है। उन्होंने बस कंपाउंडिंग की ताकत को पहचान लिया, जिस आधार पर उन्होंने अपनी 87 अरब डॉलर कीमत की संपत्ति का निर्माण किया। वॉरेन बफे ने मल्टी बिलियनियर बनने के लिए क्या किया? वॉरेन बफे ने सबसे समझदारी का काम यह किया कि वे बहुत कम उम्र से ही शेयरों में धन लगाने लगे, जिसमें 70 वर्ष की लंबी अवधि तक 20% वार्षिक चक्रवृद्धि होती रही। वे इन कारणों से इतनी अधिक संपत्ति का निर्माण करने में सफल हुए। वे
वर्ष की कम उम्र से ही निवेश करने लगे और $38 की दर से तेल कंपनी के 6 शेयर खरीदे। हालांकि उन्होंने उन शेयरों को $40 की दर से बेच दिया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने देखा कि उन शेयरों के भाव बढ़कर $200 हो गए हैं। इससे वॉरेन ने शेयर ट्रेडिंग में समय के मूल्य पर विचार किया। यह समय का मूल्य ही था जिससे वह वो बने जो वह आज हैं। 2. जल्दी ही कुछ शोध के बाद बफे ने वर्ष 962 में बर्कशायर हैथवे के शेयरों में निवेश किया। और सोचिए क्या हुआ, उन्होंने वे शेयर अपने पास कई दशकों तक रखे और ये अभी भी और मजबूत हो रहे हैं। फिलहाल कंपाउंडिंग के जादू से उन शेयरों की कीमत कई लाख डॉलर हो गई है। सीख, वॉरेन बफे अति प्रतिभाशाली नहीं हैं केवल इन मायनों में, लेकिन वे अच्छे शेयरों में लंबे समय तक निवेशित रहने का मूल्य समझते हैं और इसी बात ने आज उन्हें अत्यधिक अमीर बनाया है। नियमितता बेहतर प्रदर्शन से ज्यादा अहम है। रिटर्न का नियमित होना कंपाउंडिंग के प्रभावशाली ढंग से काम करने के लिए जरूरी कारक है। यदि शेयर का रिटर्न हर वर्ष नियमित नहीं रहता तो कंपाउंडिंग के परिणाम इतने प्रभावशाली नहीं होंगे। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए 2 शेयर हैं, शेयर ए और शेयर बी। शेयर ए में रिटर्न कम है लेकिन प्राप्ति नियमित है। शेयर बाजार ऐसा स्थान है जहां दीर्घावधि के लिए नियमित निवेश से निश्चित रूप से लाभ होता है, लेकिन लंबे समय तक निवेशित रहने की अपनी चुनौतियां हैं। जैसे एस्टरिस्क, आपको तब भी निवेशित रहना होगा जब शेयर बाजार क्रैश कर जाए। एस्टरिस्क, आपको शेयरों को तब भी बेचने से बचना होगा जब उसके भाव शीर्ष पर चल रहे हों। इतिहास बताता है कि लंबे समय तक निवेश किए रहना जरूरी है, बजाय इसके कि शेयर के बेहतर प्रदर्शन करते ही निवेश को कैश कर अतिरिक्त मुनाफा कमा लिया जाए। कंपाउंडिंग की ताकत से संपत्ति निर्माण। कंपाउंडिंग तब ज्यादा अच्छा काम करती है जब आप उन अच्छे शेयरों को खरीदते हैं जो फिलहाल अंडरवैल्यू हैं और उनमें लंबे समय तक निवेशित रहते हैं। किसी भी कारोबार में अस्तित्वगत कारोबारी जीवन चक्र के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। व्यापारिक जीवन चक्र। अगर आप दीर्घावधिक निवेश के इस महत्वपूर्ण लाभ को समझ जाते हैं तो आपको दांव लगाने की इच्छा कभी नहीं होगी। हर व्यापार में एक जीवन चक्र होता है जिसमें आरंभ, विकास, हलचल और परिपक्वता तथा अवनति के चरण आते हैं। बतौर निवेशक आपका काम है कि तेजी से बढ़ती उन कंपनियों को तलाशें जो फिलहाल विकास के चरण में हों लेकिन जिनके शेयरों का मूल्य धीमी बढ़ती कंपनियों के मूल्य जैसे हों। इसका मतलब हुआ कि ऐसी संभावनाशील कंपनी के शेयर खरीदें जिनके शेयर उचित भाव की जगह निम्न भाव पर ट्रेड कर रहे हों। शेयर निवेश का बुनियादी नियम कहता है कि आपका मुनाफा उस भाव से तय होता है जिस पर आपने वह शेयर खरीदा है। कोई हैरानी नहीं कि आपकी चुनी हुई कंपनी दुनिया में सबसे बेहतरीन है, लेकिन आप अच्छा मुनाफा केवल तभी कमा सकते हैं जब आपने उसके शेयर सही भाव पर खरीदे हों। उदाहरण के लिए ब्रिटानिया, HUL, एशियन पेंट्स आदि जैसी कंपनियां पसंदीदा शेयर हो सकते हैं, लेकिन इन शेयरों के भाव काफी अधिक हैं। इसलिए इन कंपनियों के शेयरों का मूल्य संभवतः मुनाफा देने वाला निवेश विकल्प साबित न हो। इसलिए मैं यहाँ फिर से बताना चाहूंगा कि आपको ऐसी कंपनी तलाशनी होगी जो विकास के चरण में हो लेकिन उसके शेयर इतने निम्न भाव पर ट्रेड कर रहे हों जैसे एक आरंभिक चरण वाली कंपनी हो। या आपको ऐसी कंपनी तलाशनी होगी जो परिपक्वता के चरण में हो और उसके शेयर कंपनी के विकास चरण के मूल्य पर मिल रहे हों आदि। 72 का नियम। 72 का नियम बड़े पैमाने पर सभी वित्तीय विश्लेषक और शेयर निवेश फर्म उपयोग करते हैं जिससे वे निवेश पर हुई आय की गणना करते हैं। इस नियम के इस्तेमाल में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसमें गणना निवेश मूल्य के 2 गुना रिटर्न तक ही सीमित रहती है। अगर आपको इससे अधिक रिटर्न चाहिए तो कंपाउंडिंग की ताकत विकल्प रूप में हमेशा उपलब्ध है। दिलचस्प सूत्र 1। कंपाउंडिंग केवल तभी काम करती है जब निवेशक नकारात्मक वर्षों से बच सके और लगातार निवेशित रहे, तब भी जब शेयर के भावों में अचानक गिरावट आ जाए। 2. शेयर बाजार में किसी भी वक्त हानि लाभ उठाने वाले अनेक होते हैं क्योंकि यहाँ जीतने और हारने के अवसर साथ साथ आते हैं।